नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से पाठ आरोहण पढ़ने जा रहे हैं। आरोहण के MCQ परीक्षा में कैसे पूछे जा सकते हैं उसी पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पाठ आरोहण से MCQ कक्षा 12वीं के लिए। प्रश्न क्रमांक 1, आरोहण कहानी के लेखक कौन हैं? संदीप नहीं, संजीव, हाँ जी, प्रेमचंद भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है। तो आरोहण कहानी के लेखक हैं संजीव, आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 2, आरोहण का अर्थ क्या है? पहाड़ पर चढ़ना सही लगता है मुझे, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, चढ़ना भी सही है, चढ़ाई चढ़ना भी सही है। अब हमें दिखाई दे रहे 3 विकल्प जो कि सही है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम आरोहण शब्द के कहीं और प्रयोग है तो उसे हम ढूंढेंगे। तो आरोहण, आरोह, अवरोह संगीत में हमें दिखाई देता है, तो आरोहण पहाड़ चढ़ना नहीं होगा, पर्वतारोहण अर्थात पहाड़ चढ़ना। तो यहाँ पर पहाड़ चढ़ना नहीं है, आरोहण का अर्थ है चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना भी नहीं है। तो आरोहण का सीधा सा अर्थ है चढ़ना। प्रश्न क्रमांक 3, रूप को अपने घर जाने में लज्जा, झिझक और संकोच का अनुभव क्यों हो रहा था? अब रूप सिंह इतने सालों बाद घर जा रहा है तो क्यों उसे ऐसी भावना उसके मन में आ रही है? लज्जा यानी लाज, शर्म, झिझक मतलब थोड़ा सा मन में संकोच क्यों हो रहा है उसे? घर वालों से लड़कर 11 साल पहले भाग गया था, ठीक लगता है। पिता से लड़कर भाग गया था, नहीं। उसने गलत काम किया था और बिना बताए भाग गया था, ये भी गलत है। घर छोड़ने के 11 साल तक उसने अपने घर वालों की कोई खोज खबर नहीं ली थी। ऐसा पाठ में बोला गया है कि वह घर छोड़कर अच्छी नौकरी के लालच में चला तो गया था, लेकिन उसने पलटकर अपने घर वालों का हालचाल 11 साल तक नहीं पूछा और अब आज वह 11 साल बाद अपने घर जा रहा है। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको इसे बड़े ध्यान से करना है क्योंकि वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र में भी यह प्रश्न पूछा गया था MCQ में। प्रश्न क्रमांक 4, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ने की सरकारी नौकरी की बात सुनकर हैरानी क्यों हुई? सरकारी नौकरी उसके लिए बड़ी बात थी। हो सकता है उसे लगा रूप सिंह उससे झूठ बोल रहा है, नहीं। पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए रोजमर्रा का साधारण कार्य था। वह सोचता था पहाड़ चढ़ने का क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात उसके लिए बड़ी बात तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको हैरानी इस बात की थी कि पहाड़ चढ़ने जैसा मामूली काम जो वो रोज़ करते हैं उसके लिए सरकार इतने पैसे क्यों दे रही है। विकल्प 3 सही हो जाता है, बाकी सारे विकल्प हो जाते हैं गलत। प्रश्न क्रमांक 5, भूप दादा ने दूसरी शादी क्यों कर ली? उनकी पत्नी शैला मर चुकी थी, नहीं, उसके मरने से पहले की थी। उनकी पत्नी शैला गर्भवती थी, सही है। शैला गर्भवती होने के कारण काम नहीं कर पा रही थी, ये भी सही है। उन्हें दूसरी औरत से प्रेम हो गया था, इसका कहीं कहानी में जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर 2 विकल्प हमें सही दिखाई देते हैं, वो है उनकी पत्नी शैला गर्भवती थी, ये कारण था। दूसरा, शैला गर्भवती होने के कारण काम नहीं कर पा रही थी। तो इसका जिक्र भूप दादा ने किया है कि वे काम करने के लिए अकेले पड़ गए थे, इसलिए नीचे से दूसरी औरत ले आए, अर्थात दूसरा ब्याह कर लिया। इसलिए विकल्प 3 हो जाता है सही, बाकी सारे हैं गलत। प्रश्न क्रमांक 6, रूप सिंह को कैसे पता चला कि शैला भूप दादा से प्रेम करती है? जब उसने शैला का बुना हुआ स्वेटर भूप दादा को पहने हुए देखा, सही लगता है। उसने दोनों को साथ में बाग में घूमते हुए देखा था, नहीं। भूप दादा ने अपने मुंह से यह बात स्वीकार की थी, नहीं। जब 11 साल बाद लौट कर आया तब उसे पता चला, नहीं। उसे पहले ही पता चल चुका था क्योंकि वह शैला से मिलने जाता था और शैला बकरियां चराने जब मैदान में आती थी तो वो शैला की नौकरी बजा लाने में खुद को धन्य समझता था। शैला बैठकर स्वेटर बुनती रहती थी और वह उसकी भेड़ें चरा कर आता था। रूप सिंह ने अपने बड़े भाई भूप दादा को जब वही स्वेटर जो शैला बुन रही थी
पहने हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि दोनों आपस में प्रेम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, शैला की मृत्यु का क्या कारण था? भूस्खलन में दबना, सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या करना। भूस्खलन में दबना, उसमें माँ बाबा की मृत्यु हुई थी और इसका भी जिक्र है कि शैला ने बाद में उनके साथ खेती आदि का काम किया, तो भूस्खलन में वो नहीं दबी थी। सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या करना सही लगता है। पहाड़ गिरने से उसके नीचे दब जाना गलत है। पहाड़ से खाई में कूदकर आत्महत्या करना ये भी सही लगता है। अब दो बातें यहाँ सही लग रही है, विकल्प क्रमांक 2 और 4। तो ऐसे में क्या करेंगे? सुपिन नदी में कूदकर आत्महत्या करना यही सही विकल्प है। खाई में कूदकर नहीं, बल्कि नदी में कूदकर। एक जगह कहानी में भूप दादा ने यह जिक्र किया है कि यहीं से कूद गई एक दिन सुपिन माँ, मतलब सुपिन नदी में वह एक दिन यहीं से कूद गई, ना जाने उसके मन में क्या आया। तो यहाँ पर सुपिन नदी में कूदकर उसने आत्महत्या की थी। ये हेल्प बुक में से जब आप पढ़ोगे तो इसका उत्तर आपको गलत मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेल्प बुक में लिखा है कि वह मलबे के नीचे दब गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। उसने नदी में कूदकर आत्महत्या की थी क्योंकि उसकी सौतन आ चुकी थी। महीप अपनी मां शैला की मृत्यु का दोषी किसे मानता था? अपने पिता भूप सिंह को, सही है। अपनी सौतेली मां को, गलत। अपने चाचा रूप सिंह को, गलत। अपनी दादी को, गलत। तो सही एक ही उत्तर मिलता है यहाँ पर हमें, और वह है कि वह अपने पिता भूप सिंह को अपनी मां की आत्महत्या का या मृत्यु का जिम्मेदार मानता था। घोड़े वाला महीप रूप और शेखर की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? उसे वे बातें बेकार लग रही थी। नहीं, वह शांत और एक कम बोलने वाला बच्चा था, सही लगता है। वह घुन्ना बच्चा था, ये तो रूप सिंह ने कहा है उसके बारे में। होल्ड पे रखते हैं। उसे खतरनाक रास्तों पर अपने घोड़ों की चिंता थी। हाँ, वह उनकी बातों में रुचि नहीं ले रहा था क्योंकि उसे खतरनाक रास्तों पर अपने घोड़ों की चिंता थी। कहीं घोड़ों का ध्यान इधर उधर हो गया तो घोड़े कहीं खाई में ना पलट जाए, इस बात के लिए वह सतर्क था, चौकन्ना था। तो सही विकल्प हुआ, उसे खतरनाक रास्तों पर अपने घोड़ों की चिंता थी। बकरियां चराने वाली लड़की को देखकर रूप को किसकी याद आ गई? भूप दादा की प्रेमिका की, सही लगता है। अपनी भाभी शैला की, अपनी भाभी शैला की, गलत है। शैला के लिए अपने प्रेम की, सही लगता है। महीप की माँ शैला की, तो उसे पता ही नहीं था कि महीप की शैला जो है माँ है। तो भूप दादा की प्रेमिका और अपनी प्रेमिका की, अर्थात शैला ही दोनों की प्रेमिका थी, क्योंकि रूप सिंह का एक तरफा प्यार था, जबकि बड़े भाई भूप दादा का दोनों तरफ से प्यार था। तो हम पहले विकल्प को कर देते हैं गलत और तीसरे विकल्प को कर देते हैं सही। शैला के लिए अपने प्रेम की बात उस मैदान को देखकर और वहां बकरियां चराने वाली लड़की को देखकर उन्हें अपनी प्रेमिका शैला की याद आ जाती है, जिससे वे एक तरफा प्यार करते थे। महीप ने रूप सिंह की ओर कनखियों से क्यों देखा? अब ये कनखियों क्या शब्द है? कनखियों अर्थात कानों की तरफ आँखों को जब हम ऐसा तिरछा घुमाते हैं तो उसे कहते हैं कनखियों से देखना, मतलब 180 के एंगल में देखना। तो यहाँ कनखियों से उसने क्यों देखा? महीप ने रूप सिंह की ओर ऐसे क्यों देखा घोड़ा चलाते चलाते? तो उसका उत्तर क्या होगा? शैला की कहानी सुनकर। होल्ड पे रखते हैं। उसे उनकी बातों में आनंद आ रहा था। नहीं, रूप ने उसकी माँ शैला का नाम लिया था, सही है। रूप ने शैला और भूप दादा का नाम लिया था। तो 3 विकल्पों में से शैला की कहानी सुनकर गलत विकल्प है। उसे उनकी बातों में आनंद आ रहा था, ये भी गलत है। रूप ने उसकी माँ शैला का नाम लिया था, ये सही है, लेकिन आधा सच है। पूरा सच है, रूप ने शैला और भूप दादा दोनों का नाम अपनी बातचीत के दौरान लिया, जिसके कारण महीप उनकी ओर बीच में रुककर कनखियों से देख रहा था। आरोहण कहानी की विषय वस्तु क्या है? अर्थात उसका सेंट्रल जो आइडिया है वो क्या है? जीवन में संघर्ष पर प्रकाश, ठीक है। पहाड़ी जीवन की चुनौतियों पर प्रकाश। पहाड़ों की सुंदरता का जिक्र इतना नहीं है। पहाड़ों पर भूस्खलन का भी जिक्र है, किंतु केंद्रीय भाव है पहाड़ी जीवन की चुनौतियों पर प्रकाश, कि पहाड़ों पर भूस्खलन होना
और वहाँ पर जीवन जीना कितना चुनौतीपूर्ण है, उसी का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है। कहानी पढ़ने पर भूप दादा के व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आपको दिखाई देती है? मजबूत और बातूने, मजबूत तो ठीक है लेकिन बातूने नहीं दिखाई देते, इसलिए विकल्प हो गया गलत। मेहनती और परोपकारी सही लगता है। सच्चे ठीक है। कठोर हृदय वे नहीं हैं, मतलब पत्थर दिल तो वो नहीं है, नहीं तो अपने भाई को माफ नहीं करते। ईमानदार और सख्त दिल भी वो नहीं है। तो सही विकल्प होगा मेहनती और परोपकारी। मेहनती इसलिए कि उन्होंने अपना घर फिर से बनाया, खेत फिर से बनाए और अपने नए जीवन की शुरुआत शैला के साथ मिलकर फिर से की। किंतु परोपकारी भी दिखाई देते हैं वे, क्योंकि गांव में जब आग लगती है तो वे अपने झरनों का मुख अपने गांव की तरफ मोड़ देते हैं और झरने से पानी गिराकर गांव की आग को बुझाते हैं। भूप सिंह ने रूप और शेखर को किसकी कहानी सुनाई? चिड़िया और तोते की नहीं, बंदर और चिड़िया की भी नहीं, गिद्ध और उल्लू की भी नहीं, चिड़िया और गिद्ध की। तो यही विकल्प एकमात्र सही है। गिद्ध और चिड़िया की कहानी सुनाई उन्होंने, जो कि उनके बाबा अर्थात उनके पिताजी ने उन्हें सुनाई थी। चिड़िया और गिद्ध की कहानी में गिद्ध ने चिड़िया के सामने क्या शर्त रखी? तुमने समर्पण नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। होल्ड पे रखते हैं। जान बचानी है तो मुझसे तेज उड़कर दिखाओ। सही है। मेरे साथ उड़ान नहीं भर पाई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आधा सच आधा गलत। तुम मुझसे ऊंचा उड़ पाई तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सही लग रहा है। अब विकल्प 1 और 3 आधे आधे सच है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा की बात उसने की थी, लेकिन समर्पण की बात उसने नहीं की। और गिद्ध ने कहा था मेरे साथ उड़ान नहीं भर पाई, मेरे साथ की बात उसने नहीं की, मेरे से ऊंचा उड़ने की बात की थी उसने, इसलिए ये विकल्प ही हो जाता है गलत। जान बचानी है तो मुझसे तेज उड़कर दिखाओ, ये विकल्प भी है सही, लेकिन तुम मुझसे ऊंचा उड़ पाई तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, ये विकल्प है सबसे ज्यादा सही। तो चौथे क्रमांक का विकल्प यहाँ पर सबसे ज्यादा सही है। भूप सिंह को बचपन में यह कहानी किसने सुनाई थी? तो चिड़िया और गिद्ध की कहानी भूप सिंह को बचपन में किसने सुनाई थी? उसके दादा ने नहीं, उसके बाबा ने। सही है, माँ ने भी नहीं और नानी ने भी नहीं। तो बाबा अर्थात उसके पिताजी ने उन्हें बचपन में गिद्ध और चिड़िया की कहानी सुनाई थी, जिससे जीवन का संघर्ष वे अपने बच्चों को सिखा सके। प्रश्न क्रमांक 17। कहानी में चिड़िया और गिद्ध क्रमशः किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक है वो भी क्रमशः, अर्थात 1 नंबर पर चिड़िया किसकी प्रतीक है, 2 नंबर पर गिद्ध। तो हमें ऐसे ही ढूंढना है। तो पहाड़ और भूप दादा के बीच ही तुलना है कि जिस तरह से बड़ा सा पहाड़ जो है भूप दादा के जीवन में चुनौती बनकर आता है, उसी तरह एक बड़ा सा गिद्ध छोटी सी चिड़िया के जीवन में चुनौती बनकर आता है। तो डाउट इसमें कुछ भी नहीं है, शंका कुछ भी नहीं है। ये तुलना चिड़िया और गिद्ध की तुलना पहाड़ और भूप दादा के बीच हो रही है, लेकिन कौन चिड़िया है और कौन गिद्ध ये देखना होगा। तो रूप सिंह वाले विकल्प दोनों हम पहले ही काट देते हैं, क्योंकि बात हो रही है गिद्ध और चिड़िया अर्थात पहाड़ और भूप दादा के बीच। तो पहले नंबर का विकल्प है चिड़िया, तो वो हो गई हमारी भूप दादा, और गिद्ध है बड़ा सा पहाड़, तो दूसरे नंबर का विकल्प हो जाता है सही और पहले नंबर का विकल्प हो जाता है गलत। प्रश्न क्रमांक 18 आप सभी के लिए है। ये मेरी पसंद का प्रश्न है। इसमें बड़ी खूबसूरत बात लेखक ने कही है। रिश्तों पर से अभी कुछ ही धुंध छटी है, अभी तो ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा। पंक्ति का निहितार्थ क्या है? भूप सिंह और रूप सिंह के बीच की दूरी कम हो गई है। रूप अपने भाई भूप को अभी ठीक से पहचान नहीं पाया है। 11 साल भाई से दूर रहने के कारण रूप अभी पूरी तरह भाई को नहीं जान पाया है। भूस्खलन के कारण जो मलबा इकट्ठा हो गया था उसे हटाने की बात यहाँ पर लेखक ने की है। तो जब भी आप विकल्प लिखें, आपसे निवेदन है कि विकल्प पूरा शब्दों में लिखें। परीक्षा में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब चेकिंग की ड्यूटी पर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे 18 का क ख ग लिख देते हैं। इससे आपके अंक
गलती से कट जाने की पूरी संभावना रहती है। तो आपको विकल्प पूरा का पूरा लिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप पूरा विकल्प लिखेंगे जो भी आपको सही उत्तर लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।